Assalamualaikum, good morning, have a nice day. I am your host, your दोस्त मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और साथ ही कोविड की सिचुएशन में जो कि पाकिस्तान में तीसरी बड़ी ख़तरनाक लहर इस टाइम मौजूद है, इसके लिए जो है वो आप तमाम लोग बहुत एहतियात कीजिए। अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन हैंड सैनिटाइज़र होने के बावजूद हाथों को धोना नहीं भूलना। हाथों को आपने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना है और खाना खाने से पहले भी जो है वो हाथ धो के खाना खाना है। हैंड सैनिटाइज़र लगा के खाना नहीं खाना, इसका भी एहतियात रखनी है। इसी के साथ गर्मियाँ जो हैं वो आ रही हैं, आ चुकी हैं, और ये वो सिचुएशन है, ये वो मौसम है जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स और जो है वो स्किन टोन जो है वो आपकी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत से स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो मशवरा देते हैं कि आप सन ब्लॉक लगा के जो है वो बाहर जाएं। बहुत से लोग मशवरा देते हैं कि आप अपनी स्किन की हिफाजत के लिए अच्छा खासा ठीक ठाक पानी का इस्तेमाल जो है वो रखिए, लिक्विड का इस्तेमाल रखिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा रहे। आप एक फूल को देख लें कि जब तक वो खिला रहता है वो खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर वो आप उसको तोड़ लें और उसके बाद जैसे वो मुरझाता है या उसके इर्द गिर्द जिस तरह से वो सूखता है, तो ऐसे ही स्किन की कैफियत हो जाती है। आपकी स्किन भी एक फूल की मानंद है कि जब आप इसको पानी देते रहेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, इसको डैमेज नहीं होने देंगे, इसको मेकअप से बचाएंगे, धूप की छांव से बचाएंगे, तो आपकी स्किन जो है वो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बगैर आपकी स्किन का खूबसूरत होना जो है वो नामुमकिन सी बात है। अगर किसी की स्किन डैमेज हो जाए, पिंपल्स निकल आएँ, तो क्या करना चाहिए? गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर स्किन ट्रीटमेंट्स कौन कौन से लिए जा सकते हैं और किस तरह आप अपनी स्किन को तरोताज़ा और खुशगवार रख सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस करना है। तो इसके लिए जनाब हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है बहुत ही माशाल्लाह पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर हैं जिनका यूएसए से ताल्लुक़ है, और उन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ जो है वो यूएसए से की हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से भी हैं, और साथ ही साथ जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो या स्किन स्पेशलिटी की बात हो, उनके ये फेवरेट सब्जेक्ट भी हैं और साथ ही स्पेशलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर वारिस अनवर साहब स्किन स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी फ्लोरिडा से, यूएसए से इनका ताल्लुक़ है। फिर डिप्लोमेट हैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी यूएसए के, और मेंबर भी हैं इंटरनेशनल हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी यूएसए के। फाउंडर मेंबर हैं जनाब हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के भी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है हेयर ट्रांसप्लांट के मामलात और हालात और एक लेटेस्ट किस्म की मशीनें भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और स्किन के हवाले से बहुत गहरा तज्जिया, क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो स्पेशलिटी तो इनकी ये है। ये आगे जो इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की चीज़ें की हैं, इनका अपना शौक भी है। तो डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर वारिस अनवर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप जो है वो हमारे इस मुश्किल दौर में हमारे पास आए हैं कि जिसमें कोविड की सिचुएशन भी है, लोगों की स्किन डिजीज़ के मसाइल भी हैं, रैशेस भी स्किन पे पड़ रहे हैं, फिर दाने की सूरत में भी जो आप जिसको कहते हैं कि ये बैक्टीरिया भी है जो इर्द गिर्द हमारे मौजूद है, जो हमारे गंदे हाथ स्किन पे लगाने की वजह से भी स्किन डैमेज हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेते हैं वो स्किन डिजीज़ के हवाले से लेते हैं कि कौन कौन सी गर्मियों में आ रही हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है? जी नबिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा स्टार्ट में पहला ही, कि इस वक्त पहले ही सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल है, जिसमें कोविड की वजह से लोगों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी लिमिटेड हो चुकी हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में आपका जाना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपके लिए अपने लिए ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ सीरियस पेशेंट आए होते हैं हॉस्पिटल्स में। बल्कि जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ तो प्रायोरिटी स्किन डिजीज़ेज़ और इनकी नहीं रही। वहाँ तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया जाए। बिल्कुल सही। तो ऐसे हालात में मैं ये चाहूँगा कि आज हम इस प्रोग्राम में अपने तमाम सुनने वालों को वो उन तमाम बुनियादी बातों से आगाह किया जाए कि वो अपनी स्किन की केयर इस तरह करें कि वो किसी डिजीज़ का शिकार ना हो, ताकि उनके हॉस्पिटल विजिट्स और क्लिनिक विजिट्स बचाए जा सकें। उनमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसके बाद है फंगल इन्फेक्शन। अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो क्या होता है, जिस वक्त हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है और आप शावर नहीं लेते, तो जिस्म पे आपके एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है बैक्टीरिया और फंगस के ग्रो करने का। सही। इसीलिए अगर आप दिन में 5 दफ़ा
वज़ू करें, नमाज पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली जो आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं वो धुल जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने ये एक बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ निज़ाम हमें दिया है ताकि हम अपने एक्सपोज पार्ट को बचा सकें बैक्टीरिया और फंगस से। उसके बाद अगला स्टेप आता है शावर। अगर 24 आवर्स में आप एक दफ़ा शावर लेते हैं तो इट्स वेरी हेल्दी। आपके सर से लेके पाँव तक जितने बैक्टीरिया फंगल जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपकी बॉडी से धुल जाते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे अहम मैसेज ये होगा कि गर्मियों में तमाम लोग एक तो कपड़े वो मोटे ना पहने, बारीक कपड़े पहने। अगर मोटे कपड़े पहनेंगे उससे आपके जिस्म में हवा जो है वो रुक जाएगी। तो स्पेशली आपके जो कवर्ड बॉडी पार्ट्स हैं लाइक ग्रोइन, एक्जिला, आपके अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स, ये दो रिच प्लेसेस हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की। क्यों कि जो लोग मोटे कपड़े पहनते हैं उसके अलावा ख़वातीन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो ख़वातीन एक तो कपड़ों की सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू वेदर नहीं करती, ऊपर से अबाया पहन लेती हैं, तो उनमें ये जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सही सही सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आपने डबल अपने आप को कवर कर लिया तो आपको वो हवा या जो आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो तो आपने जिस्म की रोक दी, जिसकी वजह से जो है वो ये फंगस इन्फेक्शन और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आपकी स्किन के साथ जो है वो अटैच हो गया। बिल्कुल। तो ये जो फेस प्रॉब्लम आती है, फेस पे एक्नी प्रॉब्लम जो है वो गर्मियों में बहुत देखने में आती है। अक्सर औकात आप जिनको डेली मेकअप करना होता है या और मामलात होते हैं, उसमें क्या होता है कि मेकअप अगर बहुत देर तक आपके फेस पे लगा रहे तो भी आपको जो है वो छोटे छोटे पिंपल्स जो हैं वो स्किन पर निकल आते हैं। तो आप इसका क्या इलाज बताते हैं? इसका भी जी वो है, बेसिक रूल ये है कि जो हमारी स्किन है फेस की, इसमें बड़ा रिच सोर्स है सेबेशियस ग्लैंड का, कि जो स्किन है इसमें जो हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं अल्लाह पाक ने चेहरे पे बहुत ज़्यादा रखे हैं। वो बुनियादी तौर पे इसलिए है कि ये जो सीबम है इसमें एक क्वालिटी है फंगस को किल करने की और बैक्टीरिया को किल करने की, ताकि आपका चेहरा हर वक्त मॉइस्चराइज रहे, खूबसूरत लगे। अल्लाह पाक ने तो एक कंप्लीट बंदोबस्त किया, लेकिन अगर हम उसके जो निज़ाम है उसमें इंटरफेयर करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। मसलन उसने साथ ही हमें कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ो ताकि चेहरा धुले, ताकि वो जो सीबम है ऊपर से वो धुल जाए, ब्लॉकिंग ना हो। जिस वक्त हम किसी भी वजह से चेहरे को ब्लॉक करते हैं, मसलन आपने तज़किरा किया मेकअप का, अगर आपने मेकअप ज़्यादा देर के लिए किया तो आपने स्किन के जो पोर्स हैं वो आपने ब्लॉक कर दिए। जिस वक्त आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक हो गए तो आपका जो ऑयल है, सीबम है, वो अंदर रुक जाता है। उस ऑयल के रुकने की वजह से आपके वहाँ पे एक्नी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो आपने चेहरे को अपने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं उसको स्टे करने देना। यस, उसको फेस वॉश करके दोबारा से कर लें। इसके अलावा कोविड के हवाले से जो फेस मास्क है ये भी आप चूंकि ज्यादा देर के लिए अगर फेस मास्क लगा के रखेंगे तो उसमें भी चांसेस है कि नहीं प्रोड्यूस होने के। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, जब मैं फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करती हूँ, मेरा ये सारे हिस्से में जो है वो एक्नी सिचुएशन जो है वो आ जाती है। डेली आपने स्क्रीन पे बैठना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वैसे मेरी स्किन को कोई ऐसी डिजीज़ या कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर जब आप मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मुझ जैसी और बहुत सारे ख़वातीन हैं जिनके साथ ये मसला है, इवन जेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनको दाने निकल आते हैं। तो इसका क्या इलाज है, इसका क्या किया जाए? क्योंकि अब मैं तो ये करती हूँ कि बस थोड़ी देर मास्क लगा के फिर किसी ऐसी जगह पे बैठ जाती हूँ जहाँ मेरी सोशल डिस्टेंसिंग हो और मैं लोग मौजूद ना हो, तो वो मास्क भी उतर जाता है, थोड़ी सी ऑक्सीजन भी मिल जाती है फेस को। तो इस तरह करके जो है वो ये चीज़ चलती है। आप बताएं कि इसका क्या हल हो सकता है? इसका जो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जिस तरह कहते हैं ना, जिस वक्त ज़रूरत होती है ना तो उस वक्त चीज़ें नई इनोवेशंस आती हैं। तो इसमें मैं एक इनोवेटिव आइडिया देने लगा हूँ, वो ये है कि आप मास्क वाली जगह पे मेकअप ना करें, क्योंकि वो तो एक्सपोज नहीं होता ज़्यादा। आपने मास्क लगाया, उस जगह पे एक तो मेकअप ना करें। दूसरा, आपने फ्रीक्वेंटली अपने फेस मास्क को नीचे करके आपके पास वाटर सोक्ड कोई वो होना चाहिए कपड़ा, आप उसको पानी में डिप करके आप उससे अपनी स्किन को साफ कर लें। उससे ये होगा कि जो आपकी फेस की सिक्रीशंस हैं, जो सीबम है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो वॉश आउट हो जाएंगी और आपके पोर्स ओपन रहेंगे। और ये आप अगर हर मतलब स्किन को पानी, ये मैंने फिर जो फूल वाली बात की है कि जब तक आप पौधे को पानी देते रहते हैं वो तरोताज़ा रहता है और वो जो है मुरझाता नहीं है। फिर ये वाली बात तो इससे बिल्कुल रिलेट कर गई कि आपकी स्किन को भी जब तक पानी मिलता रहेगा, आप पीते भी रहेंगे और लगाते भी रहेंगे
तब तक आपकी स्किन जो है वो साफ रहेगी। एग्जैक्टली अगर आपकी फेस को अगर आपने वाटर से उसको धो दिया है, वॉश कर दिया है, तो उससे ये होगा कि वो आपकी सारी जो सिक्रीशंस हैं फेस की वो साफ हो जाएंगी, तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन रहेंगे, उसमें आपके चांसेस जो हैं एक्नी के और दूसरी प्रॉब्लम्स के बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स आ गई हैं मार्केट में, आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपसे ये बात जो है वो पूछी थी, आज भी मेरा सवाल वहीं का वहीं जो है वो खड़ा है, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट आ चुकी हैं कि हम बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी डायग्नोसिस के, हम खुद ही अपने डॉक्टर हैं। और स्किन के डॉक्टर तो हम खुद ही हैं ना, क्योंकि हमें स्किन जो है वो साफ शफाफ भी चाहिए, और कहीं से हमें पता चल जाए कि सस्ते दामों कोई ऐसी क्रीम मिल रही है, किसी ने यूज़ की है, जिसके दाने भी ख़त्म हो गए, जिसका कलर भी फेयर हो गया, तो हमने फटाफट वो ले लेनी है, चाहे वो हमारी स्किन को सूट करे या ना करे। ये जो हमारे ट्रेंड बन चुका है, इसको कैसे हमने साइड पे करना है? जी, ये आपका बहुत ही ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं इसको अपने तमाम सुनने वालों को ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज दूंगा। हर क्रीम हर स्किन के लिए नहीं होती, ये पहले समझ लें। ये पहले ज़िंदगी में पहले डिसाइड कर लें अपने जहन में एक दफ़ा कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि एक ही क्रीम सारे लोगों के लिए मौसर हो, सारे लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए। बिल्कुल। हमेशा क्रीम एक दवाई है जो आप यूज़ कर रहे हैं, और वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सबसे पहले स्किन की कई टाइप्स हैं, कलर वाइज भी टाइप्स हैं, स्किन के कलर हैं, उसके शेड्स हैं। उसके बाद आपकी स्किन हाइड्रेटिंग एतबार से भी उसकी टाइप्स हैं। कुछ आपकी ड्राई स्किन्स हैं, कुछ ऑयली स्किन है, कुछ आपकी कंपाउंड स्किन्स हैं जिसमें ऑयल और ड्राई पैचेस मिक्स होते हैं। ये अगर तो आप स्किन के एतबार से इतने एजुकेटेड हैं खुद से, या तो आप मेडिकली एजुकेटेड हैं या वैसे इतने एजुकेटेड हैं कि आपको अपनी स्किन का पता है, और आप इंटेलिजेंटली और वाइजली स्किन अपनी क्रीम चूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। अब अगली बात ये है, पहले तो ये समझ कर लेते हैं ना, गूगल से हमने जो है वो सर्च किया कि कौन सी स्किन की ट्रीटमेंट जो है वो आजकल चल रही है, लेटेस्ट क्या है, लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी चक्कर में जो है वो हमने इतने हज़ारों रुपया जो है वो ज़ाया कर दिया, और फिर बाद में पता चला कि आपकी स्किन को वो क्रीम सूट नहीं की, आपकी स्किन पे और मज़ीद जो प्रॉब्लम थी वो मज़ीद बढ़ गई, और फिर जाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, और आप लोगों के पास आके फिर जिस तरह आप स्किन ठीक करते हैं फिर वो आपको ही पता है। और मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि इट्स अ ट्रैप, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लोगों के लिए कि इस तरह अगर वो आप यूँ समझ लें कि डबल एंड ट्रिपल उनके एक्सपेंसेस होते हैं, वो स्पेंड करते हैं डबल एंड ट्रिपल टाइम्स। कैसे? पहले वो चीज़ ख़रीदी, उससे चेहरा ख़राब किया, फिर उसके बाद ख़राब होने के बाद मुख्तलिफ खुद टोटके किए, उस पर स्पेंड किया, फिर तीसरी स्टेज में जब कुछ ना बना तो फिर स्पेशलिस्ट के पास गए, उसकी फ़ीस भी दी और बाद में वो ट्रीटमेंट भी ली। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पहला स्टेप ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई क्रीम अप्लाई करना, पर्पज़ कोई भी है, अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताएँ, पर्पस बताएं कि मैं अपनी स्किन के लिए ये चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ। वो आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द एज। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू योर एज, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त हमारे पास, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो 15 to 20s तक की लड़कियां हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये एज फैक्टर जो है वो कितना मैटर करता है। वो जो आपको क्रीम यूज़ करनी है 30s के बाद जाके वो 20s में यूज़ करने बैठ जाती हैं कि हमारी स्किन जो है वो टाइट हो जाए, फिट हो जाए। 20s में तो ज़रूरत ही नहीं है स्किन को आपको छेड़ने की भी, आपको कोई क्रीम यूज़ करने की। आपका रंग जैसा भी है, अल्लाह ने हर रंग में खूबसूरती दी है। तो लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जिस लड़की का रंग गोरा होगा बस वही खूबसूरत है, बाकी कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती है लोगों को। बाजी, स्किन के मुतालिक ये एक मैसेज मैं सारे लोगों को देना चाहूँगा। स्किन एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना छेड़ेंगे आप उतना तंग होंगे। ये मेरी बात याद रख लें। स्किन को जितना सिंपल रखेंगे, जितना आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, जितना आपका लाइफस्टाइल सिंपल होगा, जितनी आपकी डाइट सिंपल होगी और प्योर होगी, ऑर्गेनिक होगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उतनी अच्छी आपकी स्किन और बाल रहेंगे। तो इसलिए ये बड़ी जितने मैंने फैक्टर्स आप लोगों को बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए अगर अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज अल्टीमेटली लॉस उसी बंदे का है जिसने अनवाइजली अपने स्किन को ख़राब कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन पे जो है वो लड़कियों के अगर एक भी पिंपल निकल जाए तो उनको ऐसी डिप्रेशन आ जाता है
कि शायद दुनिया भर का डिप्रेशन सारा जो है वो इसी टाइम पर आना है कि जिस टाइम एक पिंपल ने जो है वो जगह बना ली है। तो इसके हवाले से लोगों को क्या गाइडलाइन देंगे, कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं जो यूज़ करनी चाहिए, मेडिकेशन की तरफ क्या जाना चाहिए, मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये जी मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि सबसे पहले बैलेंस रवैये की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बैलेंस्ड रवैया, बैलेंस्ड रिएक्शन कि अगर एक दो पिंपल्स निकल आए हैं तो इट्स नॉर्मल, जिंदा इंसान है, कोई भी दाना निकल सकता है और वो खुद ही ठीक हो जाता है। सबसे पहले अपने रवैयों में हम तब्दीली लाएंगे, चीज़ों को नॉर्मल लेंगे तो आप बचेंगे प्रॉब्लम्स का शिकार होने से। लेकिन अगर कोई आपके पिंपल्स निकल आए हैं तो उसमें देखें, हमारे यहाँ पे दो लोगों को, मैं मेरे अक्सर क्लिनिक पे भी ये डिस्कशन होती है पेशेंट्स के साथ कि हमारे मज़हब ने भी, हमारी तमाम चीज़ों ने यही हमारी बुनियादी तरबियत में ये शामिल होनी चाहिए कि हमने मियाना रवि से काम लेना है, बैलेंस्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पे दो रिस्पॉन्स हैं। एक है बहुत वहमी लोग कि एक भी दाना निकल आया तो वो डिप्रेशन, परेशानी, भागे जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास इधर उधर, और फिर डॉक्टर्स को जाके भी डिप्रेस करते हैं कि जी फौरन ठीक करें, फौरन ठीक करें। ये मैं इस टॉपिक पे ना चाहिए इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा कि पेशेंट्स को ये एजुकेट करने की जरूरत है कि वो डॉक्टर के पास जाके, उनके रवैये आजकल इस तरह हैं कि वो ये पोज करते हैं कि जैसे वो गाहक हैं और कोई चीज खरीदने आए हुए हैं। ये मैं चाहूंगा पब्लिक को एजुकेट करना कि प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ क्लाइंट, लाइक अ कस्टमर। आपने गाहक नहीं बनना, आपने पेशेंट बनना है। आपने जाके डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम बताने के बाद एक अच्छा डॉक्टर चूज करें, डॉक्टर है, दुकानदार नहीं है। हाँ जी। अब हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली जब से मरीज गाहक बने हैं, आगे से डॉक्टरों को इन्होंने पुश कर करके दुकानदार बना दिया। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है, प्लीज आप पेशेंट बने, आप अपने डॉक्टर को डॉक्टर रहने दें। वो आपकी स्किन को, आपके बाकी भी अगर कोई मसला है स्किन के अलावा, वो आपके स्किन को, आपके मसले को इवेल्यूएट करे, और इवेल्यूएट करने के बाद जो आपको एडवाइस दी जा रही है उसको पुश मत करें। हाँ। अब हद यहाँ तक हो गई है कि पेशेंट खुद से बताते हैं, मसलन आपने मेडिसिन लिखी है तो वो साथ ही कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब मैं दवाई खानी पसंद नहीं करती। नहीं, हाँ। अच्छा, फिर आप कुछ लिखने वाली दवाई, लगाने वाली दवाई, नहीं डॉक्टर साहब ये लगाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं तो अपना पेन रख के पीछे हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ जी अब तो आपके लिए या तो मैं दुआ कर सकता हूँ या पानी दम करके देता हूँ, ये जाके अपने ऊपर छिड़के। तो मसला ये है कि जब आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है, ऐसा डॉक्टर चूज करें कि जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उसके पास जाएं, हाँ। उसको वैल्यूएट करने दें, उसको अपना काम करने दें, आपने उसको फॉलो करना है। पहले तो ये है कि पेशेंट को पेशेंट होना चाहिए, पेशेंट को क्लाइंट और गाहक नहीं बनना चाहिए। पहली बात, बहुत अच्छी बात की आपने। दूसरी बात, मैं वापस आऊंगा जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि बैलेंस रवैया, कि अगर दाने कोई एक दो निकल आए हैं तो उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएंगे। और दूसरा, लापरवाही भी नहीं करनी। मैंने पहले जैसे कहा था कि हमारे यहाँ दो क्लासेस हैं, एक जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे बहुत ही वहम का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और दूसरा ऐसे लोग जो बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, खुदा ना खास्ता चेहरा खराब, कोई और सीरियस बीमारी हो गई उसका शिकार हो जाते हैं। तो बैलेंस रवैया रखें। अगर कोई छोटा मोटा मसला है तो उसमें आपने उसको ऑब्जर्व करना है, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक ने, मैं एक और बात बता दूं पेशेंट तमाम लोगों को एजुकेट करने के लिए, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किए हुए हैं कि इनके अंदर खुद से ठीक होने की सलाहियत है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम इनको ठीक करता है। इसलिए इम्यून सिस्टम में जिस वक्त बहुत ज़्यादा आप कोई प्रेशर डाल देते हैं, बीमारी इतनी बढ़ गई कि इम्यून सिस्टम अब फाइट नहीं कर रहा, या आपकी खुराक ठीक नहीं है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उस तरह अप टू द मार्क नहीं है, या आप टेंशन या डिप्रेशन में हैं, इम्यून सिस्टम नीचे चला गया, या आपकी नींद ठीक नहीं है, इम्यून सिस्टम नीचे चला गया, या आपको पहले से कोई बीमारी है जिसने आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही नीचे किया हुआ है। ये वो बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सही तरह से फाइट बैक नहीं करता छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को। इसलिए मेरा ये मैसेज है कि अपने इम्यून सिस्टम को अप रखें और बैलेंस रवैये के साथ अपना इलाज करवाएं। अब यहाँ पे एक अहम पॉइंट है जो मैं सारी पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगा, वो ये है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ज़िंदगी की मेजर हेल्थ को डिज़ाइन करती हैं और डिफाइन करती हैं। एक, हेल्दी और बैलेंस डाइट, ये कभी नहीं भूलना सब लोगों ने। बिल्कुल, सबसे पहली बात। दूसरी बात एक्सरसाइज, तीसरी बात नींद, और चौथी बात ऐड कर लें, वो ये है कि आपका अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सोशलाइजिंग, कि जिसमें आप एक लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है।
तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आप बैलेंस रवैये के साथ अपनी लाइफ को भी स्पेंड करेंगे, अपने बैलेंस रवैये के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी लेंगे, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अच्छा, बहुत आपने जो है वो जो भी पॉइंट्स आपने 4 पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो रेज़ किए कि बैलेंस डाइट और आपकी जो है वो पानी जो है साफ़ सुथरा हो तो आपकी स्किन बहुत बेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी सोशलाइजेशन है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ आपका रवैया और आपका रवैया उनके साथ, ये दोनों ही सूरतें बड़ी काउंट करती हैं। जब आप खुश होते हैं तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है, आपका फेस जो है वो फ्रेश होता है, लोग देख कर कहते हैं कि आप फ्रेश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वो सैड होंगे और आपको आपकी कम्युनिटी ही जो है वो नहीं अपील कर रही होगी तो आपके फेस पे भी और आपकी आंखों में भी वो चीज़ नज़र आ रही होगी। दूसरी ख़ास अहम तीसरी बात कि नींद का पूरा ना होना। डॉक्टर साहब, नींद का पूरा ना होना तो पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला है कि शायद हर घर में कुछ 4 बंदे ऐसे मौजूद हैं, कोई 2 बंदे ऐसे मौजूद हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी स्किन डिजीज़ भी उनको हो रही हैं, जिसकी वजह से उनके बाल भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जहाँ मैं हार्मोनल की बात करती हूँ तो वहाँ पे कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर जो है वो दाने बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, ब्लड में बहुत गर्मी होती है जिसकी वजह से स्किन पर जो है वो इस तरह की पिगमेंटेशंस वगैरह हो जाती है। इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जो हमारी बहनें बेटियाँ यंग एज में एंटर होती हैं तो उसी वक्त हमारा एक ख़वातीन का एक अलग हार्मोन का सिस्टम है और मेल का अलग है जी। जो मेल हार्मोन सिस्टम है उसकी वजह से मर्दों के चेहरे पे बाल, उनकी आवाज़ का मोटा होना, उनके मसल्स का ग्रो करना और उनके अंदर मर्दानगी का आना, ये तमाम अलामात हैं कि उनका हार्मोनल सिस्टम ठीक काम कर रहा है। इसी तरह ख़वातीन में अल्लाह पाक ने यही निज़ाम रखा हुआ है कि उनका माहवारी का स्टार्ट होना, उनके फेमिनाइन करैक्टर्स का बिल्ड होना, कि ख़वातीन वाली स्पेशल फिगर और उनकी जिस्मानी साख्त होना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह पाक ने उनके लिए रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने आगे वो जिम्मेदारियां निभानी हैं जो अल्लाह पाक ने उनको जिस काम के लिए डिज़ाइन किया है, कि जिस तरह प्रेगनेंसी और बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो जो हार्मोन्स है इनका एक बेसिक रोल है आपकी बॉडी के अंदर। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, आपके चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए हैं, आपके चेहरे पे दाने आने शुरू हो गए हैं, आपके सर के बाल कम होना शुरू हो गए हैं, आपके जिस्मानी जो जिल्द की रंगत है वो डार्क होना शुरू हो गई है, तो ये वो बड़ी बड़ी अलामात हैं जिससे ये पता लगेगा कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है। और एक और बड़ी अलामत जो कि मैं अपनी बहन बेटियों को स्पेशल मैसेज दूंगा वो ये है कि अगर किसी लड़की के प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो रेगुलर नहीं है साइकिल, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है कि हार्मोनल इशू है और तो ये स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए उनको चाहिए कि फौरी तौर पे गायनी की डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये 2 शोबे हैं जो इस मसले को डील करते हैं, वो उनसे रब्ता करें। आप जितना जल्दी रब्ता करेंगे, आप जितना जल्दी अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा डैमेज से बचेंगे और उतना जल्दी ठीक हो डॉक्टर साहब, बात ये है कि हम इन टॉपिक्स पे ना बात नहीं करते, हम इन टॉपिक्स को जो है वो ऐसे डील नहीं करते या हमें इजाज़त नहीं मिलती कि हम जो है वो इन सब चीज़ों पे बात करें, जिसकी वजह से हमारे माशरे में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जब हमें सही तरीके की पता, वो बच्चियाँ किससे जाके पूछें, उनको कहाँ से पता चलेगा कि अगर ये मसाइल जो है, हर पूरी दुनिया को पता है कि एक औरत एक सिस्टम के साथ जो है वो चल रही है, उसको एक सिस्टम के साथ बनाया गया है। इसमें छुपाने वाली, शर्माने वाली और लोगों को ना बताने वाली कौन सी ऐसी बात है कि जिसका हमने पर्दा रख के बैठना है और हमने अपनी बच्चियों को ये नहीं बताना कि जब वो स्टार्ट ग्रोइंग एज में आती हैं तो उनकी स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको बालों को कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, या उनके मामलात अगर जो है वो ठीक नहीं है तो उन्होंने किसके पास जाना है, कहाँ डॉक्टर को चेकअप करवाना है। वो अपने बड़ों के पास जाती हैं, बड़े उनको चुप करवा देते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। ऐसा ना करें। जब भी कोई बच्ची आपके पास अपना मसला लेकर आती है, माओं से मेरी खास तौर पे जो है वो रिक्वेस्ट है कि जब उन्होंने बाप से बात करनी होती है तो वो बात करने में ही 1 साल लगा देती हैं कि जी हम अब इसके फादर से कैसे बात करें कि इसको ये प्रॉब्लम है, पैसे तो हमने उनसे लेने हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। मैं जिस तरफ ये पॉइंट आउट मैंने बात करवा दी है, ये जिस तरफ ये बात चल पड़ी है, ये हर घर में हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है जी। और मैं भी बीइंग अ डॉक्टर पिछले 20 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं तमाम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करूंगा और उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। घरों में वालिद और वालदा ये घर के लीडर हैं, इन्होंने बच्चों की पैदाइश, परवरिश, तरबियत और इनको माशरे का एक फ़ाल इंसान बनाना है। उसमें आपका रोल ये है, मेरे अपने तमाम भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी बहनें हैं वो अपनी बेटियों को सुने,
उनकी एक एक चीज़ जो है उसको बड़े आराम से सुने, उनके मसले को उनको डिस्कस करें, उनको गाइड करें, और अगर कोई ऐसा इशू है तो डॉक्टर के पास जाएं। ये तो सारी बात जो है वो हमने कर ली। अब हम ज़रा स्किन के हवाले से, जैसे आप फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, हम अपने हाथों को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये टेबल है, इस पर अगर कहीं से कोई मिट्टी आ जाए, गर्द आ जाए, कप पकड़ा है, ये पेन पकड़ा है, कोई भी ऐसी चीज़, और फ़ौरन से हम जो है वो हाथों को जो है वो अपनी स्किन के साथ अटैच कर लें, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक किस्म का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि ये ठीक होते होते टाइम ले लेता है। अब आपको नहीं पता कि आपके हाथ पे कौन सा ऐसा बैक्टीरिया या कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ चिमट गई है जो आपकी स्किन के लिए जो है वो ख़तरनाक है। तो इस हवाले से आप क्या जो है वो अवेयरनेस देंगे लोगों को? इसके लिए बेस्ट यही है जी कि तमाम लोग, ये तो कोविड ने वैसे भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है हेल्थ एजुकेशन की, ऐसा ही कि है। तमाम लोगों को ये हैबिट और ये आदत अपना लेनी चाहिए कि वो अपने चेहरे को टच ना करें, हाँ जी, बिल्कुल। बॉडी पार्ट्स को टच ना करें। हाँ। आप जहाँ भी हाथ यूज़ कर रहे हैं धोएं उसके पहले बाद हाथ। उनको धोएं। धोने के बाद एक अहम मैसेज है बीइंग अ स्किन स्पेशलिस्ट कि अगर आप, बहुत सारे आजकल मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनके हाथों पे एलर्जी हो गई है, मुख्तलिफ किस्म के सैनिटाइजर्स गैर मियारी बार बार इस्तेमाल करने से, या बार बार हाथ धोने से स्किन ड्राई हो गई है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि सैनिटाइज़र के साथ आपको मॉइस्चराइज़र भी अपने पास रखना पड़ेगा। अच्छा। मॉइस्चराइज़र क्या होता है? ये जो आम लोशन, वैसलीन, क्रीम जो आपको सूट करती है, आपने अगर हाथ ज़्यादा दफ़ा धो लिए हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो उनको ज़रूरत ये होती है कि आप उनको किसी क्रीम, लोशन या वैसलीन से उनको अच्छी तरह अब मसाज कर लें। उससे ये होगा कि आपकी स्किन के अंदर वो जो ड्राइनेस का एलिमेंट है वो नहीं आएगा और प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो क्या किया है कि मेरी सैनिटाइज़र की जो बोतल है उसके अंदर ही मैंने जो है वो ये स्किन टॉनिक जो है, जो इस हैंड्स को जो है सॉफ्ट करता है, वही मिक्स करके उसके अंदर ही जो है वो आब ज़मज़म मिक्स करके और उसको अच्छी तरह से जो है वो हिला के, और मैं तो वो यूज़ करती हूँ। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि एक पाक साफ जो है वो पानी आपके पास है, फिर एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि सैनिटाइज़र आपके पास है, और एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे क्योंकि आपने जो है वो इसमें अपना जो है वो लोशन भी ऐड कर लिया, अपना टॉनिक भी ऐड कर लिया। तो ये एक बेहतरीन टॉनिक आपके पास बन जाएगा। आप एक बॉटल में बना के अपने पास रख लें, शावर वाली आपके पास बॉटल होनी चाहिए, और वो आप जो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। आप देखें अक्सर लोग मेरा हैंड सैनिटाइज़र देख के हंस रहे होते हैं कि ये क्या, ये कौन सा नया सैनिटाइज़र आ गया? तो मैं कहा जी ये लेटेस्ट सैनिटाइज़र है, मैंने याद किया है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात सारे लोगों को बताता चलूँ कि जो ज़रा ब्यूटी कॉन्शियस हैं और अवेयर लोग हैं, वो अपने घर में एलोवेरा का पौधा जो है ना वो लगाएं। सही। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है, ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है, ये स्किन को रीजुविनेट भी करता है। इसमें तीनों क्वालिटीज़ हैं। तो आपका इंतहाई कम बजट में, बहुत कम पैसों में, बल्कि ना होने के बराबर इसमें आपकी स्पेंडिंग होगी कि आप इसको फ्रेश निकाल के जेल को, वो 1-2 दिन तक काबिल इस्तेमाल होती है। जो फ्रेश जेल है वो आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, वो बालों पे लगा सकते हैं, वो हाथों पे लगा सकते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शन में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को ये लग रहा है कि उसको कहीं बॉडी पे, हिडन पार्ट्स पे कहीं इचिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो पहला स्टेप है टूवर्ड्स कि आपको वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन अपना रास्ता बना रहा है। तो उसके लिए अगर आप अर्ली स्टेज पे एलोवेरा यूज करेंगे तो वो आपको प्रिवेंट करेगा उस फंगल इन्फेक्शन के या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने से। देखने में आया है कि जेंट्स क्योंकि ब्लेड यूज करते हैं अपनी शेव बनाते हुए, उनको जो है वो ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर एक पेशेंट मेरे पास आए जो कि डिप्रेशन में है, किस वजह से कि जी मैं जब जो है ब्लेड यूज़ करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कोई कट लग जाता है और फिर उससे दाना बन जाता है, और वो दाने को जो है वो मैं छील देता हूँ, वो उसमें से पीप निकलती है और मैं उसे देखकर जो है वो एक डिप्रेशन में आ जाता हूँ। ये उनकी बीमारी थी जो वो लेकर मेरे पास आए। आज आप आए हैं तो मुझे याद आ गया कि मुझे इस बीमारी का बता दें कि इसको क्या कहते हैं। ये क्या है कि जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं, खुद ही आप ख़राब कर रहे हैं अपनी स्किन को, खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, और खुद ही आप डिप्रेस हो रहे हैं देख देख के अपनी शक्ल, क्योंकि आपने वो एक हफ्ते के लिए तो बिगाड़ दी अपनी शक्ल, उसको तो ठीक होने में 1 वीक तो लग जाएगा, तो वो तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ गया। तो इसमें ये जो ब्लेड्स यूज़ करते हैं, फॉर्मिंग जेल्स वगैरह यूज़ करते हैं जेंट्स अपने फेस पे, ये कितने ज़रूरी हैं और ये मेडिकेटेड होने चाहिए?
ये जी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बुनियादी तौर पे इनको जो साहब को मसला हुआ उसका नाम है उस बीमारी का साइकोसिस बार्बी। इसमें होता ये है कि आपके बालों की डायरेक्शन उलट पुलट होती है और जो बंदा है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ये समझ सके कि बाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो उल्टी डायरेक्शन में उसके ऊपर चलाते हैं तो स्किन स्क्रैच हो जाती है। ये याद रखें, अल्लाह पाक ने हमारी स्किन के ऊपर एक लेमिनेशन कवर किया हुआ है। वो कैराटिन की डेड लेयर है स्किन के ऊपर जो कि एज ए लेमिनेशन है, जो बैक्टीरिया को एंटर नहीं होती देती, फंगस को एंटर नहीं होने देती, केमिकल्स को एंटर नहीं होने देती, पानी नहीं एंटर होने देती हमारे स्किन के अंदर। वो अब जब आप स्क्रैच कर देते हैं तो वो हट जाता है जो आपका वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और पिंपल बन जाता है। अब इसके लिए एक तो ये है कि उन लोगों को ये समझना है कि शेव की डायरेक्शन का पता हो, बालों की डायरेक्शन का, उसके अकॉर्डिंगली शेव करें। दूसरा, अगर उनके जो रेज़र है वो गैर मेयारी है या उनको रेज़र चलाना नहीं आता, तीसरा बात उनकी फोमिंग जेल या फोम वो गैर मेयारी है, बाज़ दफ़ा वो कॉन्टैक्ट एक्जिमा कर देते हैं चेहरे पे। और उसके बाद अगर आपको ये मसला हो गया है तो फिर आपने ये नहीं करना है कि रोज़ाना शेव करें, फिर उस इन्फेक्शन को, उस रैश को सेटल डाउन होने दें। जब आप उसको बार बार ऊपर से स्क्रैच करेंगे तो वो तो दोबारा से रिन्यू होता जाएगा। आपका जो वुंड है, आपकी प्रॉब्लम है। तो हमारी थ्योरी हमने पढ़ ली कि साइकोसिस बार्बिस इसको कह दिया, या हमने इसको जो है वो बार्बर के ऊपर डाल दिया या अपने ऊपर डाल दिया, लेकिन वो क्या जिसको हम खुद खराब करते हैं अपने हाथ से। और एक दाना निकल आया, एक पिंपल निकल आया और उसको हम छीलते रहते हैं बैठे हुए कि जब तक इसमें से खून और ये सारा कुछ नहीं निकल आएगा, हम इसको सफाई नहीं कर लेंगे, हमें से खून नहीं मिलेगा। फिर उस पर डेटॉल और दूसरी चीज़ें लगानी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपका फेस जो है ना वो आपकी ब्यूटी है। आपके पास ये ऐसी प्रीशियस चीज़ है कि जिसको आपको संभाल के रखना है। आपको यही चीज़ है जो आपने लोगों को दिखानी है। तो फिर वहाँ पर आप इतनी लापरवाही का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? ये ना करें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब हम थोड़ा सा टैन की तरफ आ जाते हैं कि गर्मियों में जो है वो स्किन टैन होना शुरू हो जाती है, डार्क होना शुरू हो जाती है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए? अगर आप धूप में निकलते हैं तो धूप में तो आपको निकलना पड़ेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा, तो क्या इसका हल? अच्छा जी, मैं पहले तो टैनिंग का टॉपिक है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इस खित्ते के लिए। यहाँ हमारे हर बंदा सफ़ेद होना चाहता है क्योंकि यहाँ का जो सिंबल ऑफ ब्यूटी है वो सफ़ेद रंग है जी, जो कि अनफॉर्चुनेटली रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि जो हमारी स्किन के 6 बुनियादी शेड्स हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिल्की वाइट से, जो ये फुलबेरी बिल्कुल रंग मिल्की वाइट होता है, या एल्बिनिज्म जिसमें एल्बिनो बच्चे होते हैं बिल्कुल सफेद रंग, उसको कहते हैं मिल्की वाइट। उसके बाद वाइट कलर है जो कि ज्यादातर वेस्ट में देखा गया है, गोरे जिनको हम कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, उनका रंग वाइट है। उसके बाद सबसे खूबसूरत शेड स्टार्ट होते हैं, वो है एलमंड कलर, जो कि ज्यादातर पाकिस्तानियों में एलमंड कलर है। उसके बाद आता है लाइट ब्राउन कलर, उसके बाद आता है डार्क ब्राउन कलर, उसके बाद आता है ब्लैक कलर। अब सारे पाकिस्तानियों को ये मैं मैसेज दूंगा कि फॉर्चुनेटली हम एशियन दुनिया की बेस्ट स्किन कलर के लोग हैं, गोरे, क्योंकि मैं अमेरिका रह के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ। वो हमारी स्किन को बेस्ट स्किन कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी स्किन को बेस्ट नहीं कहते। इसलिए एलमंड और लाइट ब्राउन कलर ये बेस्ट है। उसके बाद डार्क ब्राउन कलर भी इतना बुरा नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ सिंबल बना लिया कि सिर्फ गोरे रंग का बंदा ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें। उसके बाद अगला, अगर आप चाहते हैं कि आप टैन ना हो, उसके लिए बुनियादी तौर पे सन प्रोटेक्शन सबसे अहम चीज़ है। वो कैसे होगी? एक है फिजिकल सन प्रोटेक्शन, फिजिकल सन ब्लॉक। वो कैसे है कि आपने छतरी ले ली, आपने हैट ले लिया लंबा, आपने साया कर लिया चेहरे पे, आपने वेल से, नकाब से ख़वातीन ने चेहरे को छुपा लिया। ये है फिजिकल सन ब्लॉकिंग, कि आपने अपने चेहरे पे सूरज की किरणें शुआएं पड़ने नहीं दी। दूसरा है केमिकल सन ब्लॉकिंग। वो क्या है? आजकल लोशन क्रीमें इस तरह की अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं ये आपको बता दूं कि आपने डॉक्टर से अपनी स्किन के मुताबिक, उसमें कुछ ऑयली होती हैं कि जो कि एक्नी क्रिएट करती हैं, सन ब्लॉक। कुछ होते हैं जो कि आपकी स्किन को ऑयली नहीं करते, वाटर बेस होते हैं। तो आपने अपने डॉक्टर से ये तजवीज़ करवाना है कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली कौन सा सन ब्लॉक बेस्ट है। तो आपने सन ब्लॉक लगा के बाहर जाना है। उसके अलावा आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट करने का तरीका यह है कि आप फ्रीक्वेंटली पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखें। अगर आप ज़्यादा धूप में बाहर गए हैं तो आपकी स्वेटिंग हुई है, उस स्वेटिंग के नतीजे में आपकी नमकियात की कमी हो सकती है। उसके लिए बेस्ट यही है कि जब आप अपने बाहर कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाएं तो आपके पास सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा मशहूर मशरूब मशरक है, स्कंजबीन।
वो बेस्ट है। Best आप उसका नबीन बना के वो अपने साथ ले जाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और आपने कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर में नहीं रहना, क्योंकि जो हमारी एशियन स्किन है इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि अगर ये कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर में रहेगी मतवातर, तो ये डार्क हो जाती है, टैन हो जाती है। बुनियादी तौर पे टैनिंग, अल्लाह पाक ने एक प्रोटेक्टिव फंक्शन रखा हुआ बॉडी के अंदर कि आपकी स्किन में, जिल्द में सेल्स हैं जो नीचे से मेलानिन प्रोड्यूस करके ऊपर भेजते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपकी जिल्द को बर्न होने से बचाया जाए। जबकि जितने लोग लाइट स्किन कलर के हैं, गोरे हैं, उनमें ये प्रोटेक्टिव फंक्शन बड़ा कम है। इसलिए जब वो सब ज्यादा देर के लिए सनलाइट एक्सपोजर गोरे लोगों का होता है तो उनकी स्किन बर्न हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो हम बुनियादी तौर पे इन चीजों से बचे हुए हैं। तो बेस्ट यही है, अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सन एक्सपोजर है तो आप फिजिकल सन ब्लॉकिंग भी करें, आप केमिकल सन ब्लॉकिंग भी करें, और साथ आप पानी का, नमकीन पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और गैप लेके अपने आप को एक सायादार जगह पे वापस आ जाए। डॉक्टर साहब, नमकियात की जैसे ही जिस्म में कमी होगी, ऑटोमेटिकली स्किन पर वो चीज़ जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नमकियात से आपकी पूरी बॉडी बनी है। मीठा और नमकीन दोनों का जो है वो एक प्रोसीजर में होना बहुत ज़रूरी है। ये स्किन जो है वो आपकी तभी जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो जाएगी जब आप गर्मियों में भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सिकंजमीन को क्यों कहा जाता है कि एक ऐसा मशरूब है कि पूरी दुनिया में जो है वो इसको लेमनेड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है वो इसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें ऐड करके इसको और ड्रिंक्स भी बना दिया जाता है। इसके बड़े बड़े नाम जो है वो दे दिए गए हैं इस टाइम पे। फिर आपके पास एक ग्रीन जूस मौजूद है जो कि बनता है आपकी ग्रीन लीफ से, और वो बहुत परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। गर्मियों में तो वो इतना परफेक्ट है कि उसमें लेमन भी और साथ में जो है उसको लेमिनेट करके जो है वो कुछ बनाया जाता है, बट वो बहुत टेस्टी भी है और साथ ही जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्किन टॉनिक्स है जो आपने पीने भी हैं और साथ ही जो है वो जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो आप लगा भी लें, तो इससे स्किन जो है वो आपकी बेस्ट रहेगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जूसेस का इस्तेमाल, जो नेचुरल जूस हैं, मैं स्ट्रिक एसिड्स वाले जूस की बात नहीं कर रही, वो कितने ज़रूरी हैं स्किन के लिए? स्किन के लिए जी फल जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। फलों के अंदर विटामिन्स होते हैं जो कि बेसिक रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम में। तो मेरा मैसेज ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए स्वाय बीमारों के कि जो कि बाइट ना कर सकें, च्यू ना कर सकें, उनके अलावा तमाम लोग फलों को खाएं। बुनियादी तौर पे फल में से जिस वक्त आप जूस निकालते हैं तो आप उसका जो गूदा है उसमें फाइबर होता है, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। और अब तो फल वैसे भी बहुत महंगे हैं, तो इनको वेस्ट करने की बजाय मेरा ये मैसेज है कि कोशिश करें कि फलों को खाएं। हाँ, कोई एक बंदा बीमार है, वो चबा नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि जूस निकाल के दे दें तो वो लिक्विड फॉर्म में ले ले। लेकिन बाकी लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आपने फलों को खाना है। और फल बुनियादी तौर पे आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और आपकी स्किन को रिजुविनेट भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, बुनियादी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये वो अमाइनो एसिड्स बाद में होते हैं बाज़ फलों में। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो कि आपकी स्किन को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी और अहम जुज़्व है ग़िज़ा का। डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि गर्मियों में अक्सर औक़ात गर्म चीज़ों का अगर इस्तेमाल किया जाए, जैसे लोग अक्सर गर्मी में भी जो है वो कभी कभार ब्लैक कॉफ़ी भी ले लेते हैं, कभी अंडे भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या समझते हैं? या ग्रीन टी जो अक्सर ली जाती है वो भी बहुत गर्म होती है, इससे भी दाने निकल आते हैं स्किन पे, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ जी, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरिएबल रिस्पांस होता है। बाज़ लोगों को बाज़ चीज़ों से एलर्जी होती है या दाने निकल आते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, उनको चाहिए कि वो ये चीज़ें ना लें। हर बंदे के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको चीज़ खाने से लगाने से आपको फील हुआ कि आपको उसने तंग किया या आपको एलर्जी की, तो आपने उसको नोट करना है और दोबारा उसको यूज़ नहीं करना। लेकिन यूजुअली ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो कॉफ़ी है ये स्किन के लिए अच्छी है, बॉडी के लिए अच्छी है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इनके गर्मियों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है, बहुतात में नहीं लेकिन बैलेंस में। म्याना रवि में आप इसको कॉफ़ी को ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि जिस वक्त ठंडा मौसम होता है उस वक्त तो एक वैसे भी आपको वार्मनेस, आपको वार्म रहना होता है, आपकी एक फीलिंग अच्छी होती है कि आपने एक वार्म वार्म लिक्विड लिया है। लेकिन जो ये गर्मियों का मौसम है उसमें आप अगर 1 2 3 कप तक लें तो आपको कोई इशू नहीं है, चाय का, कॉफ़ी का या ग्रीन टी का, लेकिन बहुतात नहीं होना चाहिए। म्याना रवि के साथ ले सकते हैं। ये नहीं है कि डेली आप 2 2 3 3 कप पी रहे हो, तो फिर तो वो महीने में जाके आपके पास इतना स्टॉक अंदर इकट्ठा हो जाएगा कि वो दाने ही निकलेंगे फेस पे।
तो ये ज़रा एहतियात के साथ जो है वो इसको इस्तेमाल करें। गर्मियों के मौसम में स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हम टिप्स चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें कि गर्मियों के मौसम में जो है वो स्किन को कैसे जो है प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। गर्मियों के लिए जी एक तो ये है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने फ्रीक्वेंटली अपने फेस को वॉश करना है। एक दूसरा, वैसे तो मैं अपने तमाम पेशेंट्स को, अभी भी मैं अपने तमाम सुनने वालों को यही एडवाइस करूंगा कि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि आपने रोज़ाना शावर लेना है। yes. हमारे यहाँ पे ये बहुत मिथ है ख़वातीन में कि वो कि जी बाल ख़राब हो जाते हैं, कि जी ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। ना बालों को कुछ होता है ना बॉडी को कुछ होता है। रोज़ाना शावर लेना है और हमेशा लेना है, रोज़ाना, हर मौसम में, हर हाल में। कई लोग मुझे आगे कहते हैं जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने इसलिए नहीं शावर लिया। ऐसा नहीं है, शावर आपने हर हाल में लेना है ताकि आपकी बॉडी फ्रेश रहे। एक आपने तीसरी बात, आपने गर्मियों के मौसम में ये टिप है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप वो पानी नमक वाला या स्कंजबीन लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी स्पेशली ज़्यादा है तो आप ये ज़रूर लें। चौथी बात कि अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर हो रहा है तो आपने फिजिकल सन ब्लॉक भी करना है। छतरी, कैप, हैट ये साथ रखना है और साथ आप सन ब्लॉक लगा के जाएं। इसके अलावा ये है कि जिस वक्त मैं स्पेशली एक बड़ा अहम मैसेज देने लगा हूं तमाम पाकिस्तानियों को, अपने सुनने वालों को, कि जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं, ये हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि लोग ऊपर वाले कपड़े तब्दील कर लेते हैं लेकिन अंडर गारमेंट्स रोजाना तब्दील नहीं करते, कि वो ये समझते हैं ये किसने देखने हैं। सही बात है। ये आपके हाइजीन आपको में अपनी वो हिडन चीजें जो आप प्रॉपर तरीके से जिनको हाईलाइट नहीं करना चाहते या नहीं बताना चाहते, आप उनको सिक्योर करें। उनका सफाई का एहतमाम होना उसमें बहुत ज़रूरी है, उनका साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सफाई निस्फ़ ईमान है। जब ये कह दिया गया है तो आपने अपनी अंदरूनी सफाई से लेके बैरूनी सफाई तक तमाम सफाई का जो है वो ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो जिस जगह पे आप समझते हैं कि यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, हर बंदा वेरी वेल नोन जो है वो लोग बैठे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर जो ये जानते हैं कि कहाँ आपको किस तरीके से जो है वो आपके बैक्टीरिया इकट्ठा हो सकता है और वहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप उस चीज़ को कवर करें, उस चीज़ को साफ रखें। डेली आप जो है वो बिल्कुल नहाने की आदत डालें। डेली गर्मियों में 2-2 3-3 दफ़ा लोग जो नहाते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल नहाएं जी। घर जाके भी, घर से निकलने से पहले भी, जैसे आप फ्रेश होते हैं ना, आपको अपने आप में हल्का फुल्का फील होना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को जो है बहुत सॉफ्ट महसूस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ख़वातीन को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अपने मखसूस अयाम में जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको नहाना लाजमी है। ये जो बाल धोने के कॉन्सेप्ट्स हैं डॉक्टर साहब के, आज नहीं धोने, कल धोने हैं, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन धोने हैं, आप डेली अपने बालों को धोएं, क्योंकि बालों के अंदर भी फंगस हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, दाने निकल आते हैं सर के अंदर जो है वो। अक्सर औकात जिन लोगों की दाढ़ी होती है उनके अंदर जो है वो पिंपल्स का जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम धोते नहीं हैं, उसे पानी से साफ़ नहीं करते हैं और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको आपने अपनी हैबिट बना लेना है, आदत बना लें इसको। अच्छा, अब हम अगर आ जाए मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ, तो ये मेडिकेटेड क्रीम्स जो हैं इसमें किस हद तक जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं, और अगर कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ की जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक और कम से कम कितने डेज तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो जी ये देखना पड़ेगा कि मेडिकेटेड क्रीम से मुराद क्या है। अगर तो ये मुराद है कि रंग गोरा करने वाली या किसी मसले के लिए, तो ये तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि आपको क्रीम मसला क्या है और कितनी देर के लिए। पेशेंट, डॉक्टर साहब ये सवाल मैंने आपसे क्यों किया, पेशेंट क्या करते हैं कि जब तक वो क्रीम खत्म नहीं हो जाती उसका पीछा नहीं छोड़ते कि एंड तक चली जाएगी तो उसके अंदर से जो है वो निकाल रहे होंगे क्रीमें। मैंने ऐसा देखा है लोगों को। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। ये तो मुझे बचपन का एक लतीफ़ा याद आ गया। हमारे एक दोस्त थे तो वो उन्होंने सुनाया, कहते हैं हमारे मामू हैं, जब कोई बंदा दवाई लाता है और वो ठीक हो जाता है, अगर उसकी दवाई बच जाए तो वो कहते हैं ज़ाया हो रही, लाओ मैं खा लूँ ताकि मेरे निज़ाम जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि लोग जब तक दवाई खत्म ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना। तो क्रीम जो है बुनियादी तौर पे मैं रंग गोरा करने वाली क्रीमों के मुतालिक थोड़ी सी एजुकेट करना चाहूँगा अपने सुनने वालों को। डॉक्टर साहब, एक मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, आवाम के लिए भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बता दें कि रंग गोरा करने वाली आज तक कोई क्रीम कोई बना ही नहीं सका है। मुझे बस इस चीज़ का जो है वो जवाब दे दें। रंग बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं कि रंग गोरा करने वाली जितनी क्रीमें हैं इनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, इनके अंदर बाज़ दफ़ा लेड, बाज़ दफ़ा मरकरी, बहुत मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं,
ये बात याद रख लें, जो क्रीम जितना जल्दी असर करेगी वो उतनी ज्यादा नुकसानदेह वो बाद होगी, में टैन कर देगी आपको। हाँ, वो उतने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। तो इसलिए अगर तो आपको अपनी स्किन को लाइटर टोन में लेके जाना है तो उसके लिए अब एक कुछ ऐसे अज्जा आ गए हुए हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करते और आपकी स्किन को लाइटर टोन में ले जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बड़े स्लो होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ओवरनाइट हर कोई खूबसूरत होना चाहता है, अपनी स्किन को लाइटर टोन में लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए वो प्रेशराइज करते हैं डॉक्टर्स को भी हर जगह। अब तो बल्कि ये बात यहाँ तक आ गई है कि इश्तिहारात आते हैं क्रीमों के, लोग डॉक्टर से भी नहीं पूछते जी, वो खुद ही जाके ले लेते हैं, खुद ही जाके ले लेते हैं। उन क्रीमों के साइड इफेक्ट सुन लें। नंबर 1, चेहरे पे बाल, लड़कियों के चेहरे पे बाल, दूसरा चेहरे पे दाने, तीसरा चेहरे की जिल्द आपकी कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है, उसमें ब्लड वेसल्स रगें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन अनइवन टोन की हो जाती है, और इसके अलावा आपकी स्किन में खुदा न खास्ता ऐसी कई बीमारियां लग सकती हैं कि जो कि बाद में बहुत मुश्किल से इलाज होगा। 10 रुपए में फेशियल बिक रहे हैं, 10 रुपए की क्रीम्स बिक रही हैं जो आप यूं मिनटों में लगाएं और मिनटों में बेड़ा गर्क कर लें अपनी स्किन का। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं मैसेज ये दूंगा, बंदा क्या करे। और खवातीन जाके खरीदती हैं, वो कहती है लो जी 10 रुपए में हमें मिल रहा है तो इसमें और क्या चाहिए। ये 10 रुपए देख लें या आप अपनी स्किन देख लें कि आपने अपनी स्किन के साथ जो है वो क्या करना है। जितना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने आपको दे दिया, जो स्किन आपको टोन बना दी, उसको आप गोरा किस तरह कर लेंगी भाई। अगर गोरे हो सकते होते तो इस वक्त कोई काला बचता ही ना। ये जी बुनियादी तौर पे आप जो रंग लेके पैदा हुए हैं वो अल्लाह पाक ने, नेचुरल कलर आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसे थोड़ा सा साफ हो जा सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक टेबल पे मिट्टी जमी हुई है और आप उसे साफ कर दें तो थोड़ा सा वो चमक जाती है, लेकिन उसका रियल कलर नहीं चेंज होता। जो इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है, मैं सारे लोगों को यही कहूंगा, जो आप एक बुनियादी कलर लेके पैदा हुए हैं, आप थोड़ा सा उससे बेहतरी पैदा कर सकते हैं। क्या आप जिल्द को साफ सुथरा रखें, अपनी जिल्द की सेहत ठीक रखें। हाँ। मेरा यहाँ ये मैसेज है कि जिल्द की सेहत का आप ख्याल रखें, ना कि रंगत को गोरा करने के चक्कर में रखें। जितनी आपकी जिल्द सेहतमंद होगी उतनी खूबसूरत लगेगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए ये जितनी क्रीमें हैं जो कि फौरी आपको कोई ना कोई रिजल्ट देती हैं, बुनियादी तौर पे उसमें वो इंतहाई मुज़र सेहत और सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया होता है कि जो कि ब्लीच करते हैं स्किन को। ये उसी तरह है कि जैसे आप कपड़े को ब्लीच करते हैं, हाँ। कपड़ा कमज़ोर हो जाता है। कभी आप करके देखें, जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा उतना ज़्यादा कपड़ा कमज़ोर हो जाएगा ब्लीचिंग के बाद। ऐसा ही है। तो इसलिए अपनी स्किन को डैमेज ना करें और अल्लाह ने जो रंगत दी है उसको आप सेहतमंद रहें, अपने आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें, तो खूबसूरती ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त जो हमें दिया है, ये हम इसके आपके शुक्रगुजार हैं। और दूसरे ये कि आपने मुफीद बातें जो बताई हैं स्किन के हवाले से, ये ज़रूरी है कि इसको जो है वो हमारी आवाम अडॉप्ट करे और इनसे कुछ सीखे भी। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को भी इजाज़त दीजिए। स्किन के हवाले से जो जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर की, अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम्स रह गई हैं और आपका कोई स्किन का बहुत ही ख़ास मसला है तो आप यूट्यूब पे हमारे आज की डेट के जो है वो प्रोग्राम जो है वो निकालिएगा, इसमें कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब तक जो है वो आपका क्वेश्चन भी और आपकी बात भी जो है वो पहुंचा देंगे और आपको उसका जवाब भी जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ आने वाले टाइम में हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए जो है वो और आसानी के लिए कोई ख़ास जो है वो अपने तक रसाई का जो है वो आपको कोई एक कॉन्टेक्ट नंबर या व्हाट्सएप जो है वो दे दिया जाए ताकि आप उस पर जो है वो ईजिली हमसे रब्ता कर सकें। इसी के साथ कल सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन स्किन को खूबसूरत करने का एक और बहुत ख़ास नुस्खा है और वो ये है कि अपनी सोच को साफ कर लीजिए, आपका चेहरा ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।